हाय फ्रेंड्स, एडिशनल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बेटे पिछली वीडियो में हमने जान लिया था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे बेंट्स रूल के बारे में। ठीक है, तो बेंट्स रूल को जो दिया था हेनरी बेंट्स ने दिया था सन 1926 में, 1926 में दिया था। तो बेंट रूल्स हमें बताता क्या है, हमने पीछे जो हाइब्रिडाइजेशन जाना था, तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनके बीच और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में संबंध बताता है। क्या बताता है भैया? संबंध बताता है। और किस प्रकार से ये संबंध बताता है कि इसको समझने के लिए हम बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, चलो। तो नॉर्मल सी बात है, यह नियम केंद्रीय परमाणु के संकृत कक्षक तथा प्रतिस्थापी की विद्युत ऋणात्मकता के बीच में संबंध को स्पष्ट करता है। इस नियम के अनुसार हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव समूह या प्रतिस्थापी कम एस लक्षण वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल को क्या करता है? पसंद करता है। अगर मैं यूं कहूं कि जो हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है या अधिक विद्युत धनात्मक समूह होता है, देखो अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या करेगा? कम एस करैक्टर वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल को पसंद करेगा। और अगर हमारे पास क्या है भैया? अधिक विद्युत धनात्मक समूह है, तो वो क्या करेगा भैया? अधिक एस लक्षण वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल को क्या करेगा? पसंद करेगा या वरीयता देगा। एक ही बात है, ठीक है ना? पसंद करेगा या वरीयता देगा। ठीक है, चलिए अभी मैं पहले एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं। यहां पर आप लोगों ने जाना था किसके बारे में भैया? CH4 के बारे में। ठीक है ना? तो CH4 में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसकी जो स्ट्रक्चर आती है तो वो टेट्राहाइड्रल होती है, चतुष्फलकीय होती है। ठीक है ना? हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है इसमें। इसकी ज्यामिति मैं कहूँ शेप कैसी होगी? चतुष्फलकीय होगी। ठीक है, टेट्राहाइड्रल होगी। और बॉन्ड एंगल की बात करूं मैं, प्रत्येक मतलब कि इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल हमारा कितना आ रहा है? 109 डिग्री 28 मिनट। यदि CH4 में से जैसे कि मान लो मैं कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है, इन हाइड्रोजन को किसी प्रतिस्थापी लाइक दिस फ्लोरीन से डिस्प्लेस कर दूं मैं, दो फ्लोरीन के एटम क्या करते हैं? इनको डिस्प्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है? CH और F आ जाता है। कितना आ जाता है? F। तो मैं कहूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगा CH2F2। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर प्रतिस्थापी क्या है? वो हमारा फ्लोरीन है। क्या है भैया? फ्लोरीन है। अब नॉर्मल सी बात है, फ्लोरीन में जो बंध बनेगा अब किस किस के बीच बनेगा भैया? यहां तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच ही बन रहे थे, अब यहां पर हाइड्रोजन हो गया और ये हाइड्रोजन हो गया और ये हमारा फ्लोरीन हो गया और ये फ्लोरीन हो गया। क्या आप बता सकते हैं अब जो यहां पर बॉन्ड एंगल होगा, क्या उतना ही बॉन्ड एंगल होगा जितना हमारा CH4 में है? नहीं भैया, यहां पर जो बॉन्ड एंगल होगा अब हमारा, अब उतना बॉन्ड एंगल नहीं रहेगा। इसी बात की तो व्याख्या हमारा बेंट रूल्स करता है। क्या? कि यहां कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड एंगल की बात करें और कार्बन और फ्लोरीन मतलब, तो यहां पर दो बॉन्ड हो गए हमारे C। एक तो हमारा जाता है किस, क्या भैया? हमारा कार्बन हाइड्रोजन और एक आ जाता है हमारा कार्बन फ्लोरीन। ठीक है, तो दो बॉन्ड एंगल हमारे आ जाते हैं। कौन कौन से? कार्बन मतलब FCF बोल सकते हैं, HCH बोल सकते हैं। ठीक है ना? इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है। तो अगर मैं पहले वाले की बात करूं, किसकी भैया? C बॉन्ड H, H बॉन्ड C बॉन्ड H। ठीक है ना? ऐसे बोलेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है भैया? S लक्षण जो होता है, पहले हमें जानना है S करैक्टर के बारे में, तब हम बॉन्ड एंगल के बारे में जान पाएंगे। इसमें जो S करैक्टर होता है या S लक्षण होता है, क्या होता है? S लक्षण भैया, तो 25% से क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है भैया? अधिक होता है। और इस वाले की अगर मैं बात करूं, इसमें जो S लक्षण होता है ये कितना होता है भैया? 25% से क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम। अब नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं किसकी भैया? बॉन्ड एंगल की। तो पहले वाले में अगर मैं बात करूं, इस वाले में बॉन्ड एंगल जो होगा मेरा, S करैक्टर बोलते हैं इसको। ठीक है ना? तो बॉन्ड एंगल जो होगा हमारा ये 109 डिग्री 28 मिनट से क्या होगा? अधिक होगा। क्या होगा भैया? अधिक होगा। और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट से क्या होगा भैया? कम होगा। क्या होगा? कम।
ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, यहां पर अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी भैया, अधिक। तो नॉर्मल सी बात ये आ जाती है हमारे सामने कि जो मीथेन था इसमें जो कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े थे उसमें जो हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करने वाला कौन है भैया, फ्लोरीन प्रतिस्थापी है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है भैया, हाई है। तो ध्यान देना, तो इसने सिंपल सी बात कही है क्या, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव समूह, ठीक है ना, या प्रतिस्थापी कम एस लक्षण वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल को पसंद करेगा। तो सिंपल सी बात है हमारे पास यहां पर एस करेक्टर क्या होगा, 25% से कम होगा। तो मैं नॉर्मल से कह सकता हूं कि अब यहां पर हम कह सकते हैं क्या सभी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के होंगे, नहीं होंगे। तो इसकी व्याख्या कौन करता है भैया, बेंट रूल्स करता है। अब बॉन्ड एंगल क्या होंगे भैया, अलग अलग होंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और जान लेते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया जाता है इसका, लाइक दिस हमारे पास है PCl3F2, ठीक है। तो इससे हम बहुत अच्छे तरीके से इसको जानने की कोशिश करेंगे। PCl3F2 की अगर मैं बात करूं, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, संकरण, इसमें संकरण होगा sp3d। तो कितने संकर कक्षक होंगे, तो नॉर्मल सी बात मैं कह सकता हूं यहां पर 5 संकर कक्षक होंगे। कितने कक्षक होंगे भैया, 5 संकर कक्षक होंगे। अब नॉर्मल सी बात क्या है, इसकी ज्यामिति क्या होगी, त्रिकोणीय है, क्योंकि आप लोगों ने संकरण जान रखा है। तो संकरण के आधार पर क्या होगी, त्रिकोणीय द्वि पिरामिड होगी, ठीक है, द्वि पिरामिड, पिरामिड होती है। कैसी होगी, द्वि पिरामिड, ठीक है। चलो अब हमारे पास जो है 5 संकर कक्षक जो होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, नॉर्मल सी बात है, एक S होता है, 3 P होते हैं और एक D होता है, ठीक है भैया। तो जो मेरे 5 संकर कक्षक हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, 5 संकर कक्षक। अब ये 2 टाइप के कौन से हैं, इनको समझ के चलेंगे। एक तो हमारा नॉर्मल सी बात मैं करूं, समबाहु, क्या भैया, समबाहु कक्षक होते हैं, और दूसरे हमारे होते हैं अक्षीय कक्षक। कौन से होते हैं भैया, अक्षीय कक्षक, ओके। चलिए इनको बोल क्या देते हैं, EQUATORIAL, इक्वेटोरियल, और इसको बोल देते हैं एक्सियल, ठीक है ना, एक्सियल। चलिए नॉर्मल सी बात है, जो समबाहु कक्षक होते हैं इसमें पार्टिसिपेट करता है, एक तो हमारा करेगा नॉर्मल सी बात है S, एक करेगा PX और एक करेगा हमारा DZ, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा भैया, हमारा PZ और साथ में DZ, SPX, PX PY आएगा भाई, ठीक है ना, कौन सा आएगा, PY। चलो उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, क्या ये जो होता है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और ये कैसा होता है भैया, हमारा अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है भैया। इसमें जो S करेक्टर होता है वो अधिक होता है, क्या होगा, S लक्षण अधिक होगा। इसमें S लक्षण क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं नॉर्मल सी बात, क्या भैया संकृत कक्षक नाभिक के क्या होगा, तो इसमें हम नॉर्मल सी बात कह सकते हैं संकृत कक्षक
नाभिक के क्या होगा, पास होगा। अगर नाभिक के पास होगा तो बंध क्या होगा भैया, छोटा होगा, ठीक है। और लेकिन कैसा होगा भैया, बड़ा होगा, मतलब छोटा होगा लेकिन प्रबल होगा, ऐसे कह सकते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, संकृत कक्षक नाभिक से क्या होगा भैया, दूर होगा, एवं बंध कैसा होगा हमारा, पतला व दुर्बल कह सकते हैं, कमजोर कह सकते हैं, कमजोर होगा। अब ज्यामिति समझिएगा, क्योंकि ज्यामिति से इसकी बात समझ में आएगी आपको। नॉर्मल सी बात है, हमने बताया त्रिकोणीय द्विपिरामिड होती है, तो पी के साथ उसने कहा एस पी एक्स पी वाई, ठीक है। एस पी एक्स पी वाई कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, एस लक्षण अधिक होता है, एस करेक्टर, इसमें एस ऑर्बिटल हमारा आ रहा है, एस पी एक्स पी वाई। तो नॉर्मल सी बात है, अगर एस लक्षण अधिक आ रहा है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाभिक के क्या है, पास है, तो इसका मतलब ये कहाँ होंगे, एक Cl एक Cl एक Cl। क्योंकि अभी आप तुलना कीजिए, नॉर्मल सी बात है, आप तुलना कीजिए किसमें भैया, Cl और F में। तो Cl और F में आपको पता है कौन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है भैया, F हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, किसकी कंपेयर में, Cl की कंपेयर में। तो नॉर्मल सी बात है, Cl हमारा ये आ गया, तो ये हमारा इस तरह से ज्यामिति बनाएगा ये वाली, ठीक है ना। ये तो प्लेन में आ गए हमारे। अब प्लेन से बाहर कौन जा रहे हैं, अब उसने कहा अक्षीय कक्षक जो है हमारे, जिनमें पी जेड डी जेड लेंगे और अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और एस करेक्टर क्या होगा, कम होगा, और ये नाभिक से क्या होंगे, दूर होंगे, और दूर होने पर बॉन्ड कैसा होगा, पतला होगा। तो ये क्या जाएंगे हमारे एफ, नॉर्मल सी बात है ये एफ, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं ये हमारी क्या आती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिड क्या आती है, इसकी ज्यामिति आती है। तो इसी के आधार पर बेंट रूल्स क्या बताता है, अगर बाई चांस वे हम इसको क्या कर दें भैया, गरम कर दें, क्या कर दें, नॉर्मल सी बात है, गरम कर दें किसको, PCl3F2 को, तो कौन सा बॉन्ड दुर्बल है, कमजोर है, पहले टूटेगा। सिंपल सी बात है भैया, फ्लोरीन वाला कह रहा है ना, ये कैसे है बॉन्ड, कमजोर है, और कमजोर है तो नॉर्मल सी बात है कि पहले टूटेंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा भैया, PCl3, और रिमूव क्या हो जाएगा मेरा F2, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, हम कह सकते हैं भाई यहां पर जो तीनों Cl हैं, ठीक है, तो ये कौन से हैं भैया, संभावु कक्षक जिन्हें हम बोल रहे हैं, या फिर मैं कह सकता हूं ये संभावु स्थिति पर होंगे, ठीक है। इक्वेटोरियल हम बोल सकते हैं, इक्वेटोरियल, ठीक है ना। और जो हमारे पास एक्सियल कक्षक है या अक्षीय कक्षक है, वो कहाँ पर होंगे हमारे, ये वाले दोनों, ठीक है ना। तो ये तो हमारे हो गए कौन से भैया, अक्षीय कक्षक, और ये वाले कौन से हो जाएंगे हमारे, संभावु कक्षक, ठीक है ना। तो ये संभावु स्थिति पर होंगे, ये अक्षीय स्थिति पर होंगे, ठीक है। चलिए, तो कौन बताता है, ये बेंट्स रूल बताता है, और भी एग्जाम्पल हम आगे जानेंगे, ठीक है। चलिए, चलो तो अभी जान लेते हैं विस्पर थ्योरी के बारे में, ठीक है। क्या है विस्पर थ्योरी, ठीक है। तो विस्पर थ्योरी को सबसे पहले जो दिया था जिलेस्पी एवं नाइमहोम ने दिया था 1957 में, 1957 में, ठीक है। अब हमने हाइब्रिडाइजेशन जाना था, तो हाइब्रिडाइजेशन में जब हमने संकरण पढ़ा था तो उसमें हम कुछ ज्यामिति पढ़ते थे, कुछ आकृतियाँ पढ़ते थे, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग कुछ आकृतियाँ ऐसी थी या ज्यामिति कुछ मॉलिक्यूल्स की, अणुओं की ऐसी थी जिनमें हमने बताया था कि वहाँ पर बॉन्ड जो हैं क्या हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं। अब बॉन्ड विकृत होते हैं तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बॉन्ड एंगल कम होता है तो शेप भी क्या हो जाती है भैया, चेंज हो जाती है। तो चलिए भाई, कैसे चेंज होती है वही हमें जानना है, किसके द्वारा, विस्पर थ्योरी के माध्यम से, ठीक है। तो पहला टर्म्स हमारा क्या कहता है विस्पर थ्योरी का, सहसंयोजक अणु की आकृति केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित बंद व लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति पर क्या करती है, निर्भर करती है, ठीक है भाई। विस्पर थ्योरी के आधार पर किसी भी मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर बताई गई वो दो टाइप से बताई गई थी। एक तो वे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन पर केवल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, लाइक दिस, जैसे कि हम CH4 की बात कर सकते हैं,
ठीक है ना। BeCl2 की बात कर सकते हैं, ठीक है, BF3 की बात कर सकते हैं। केवल इनके पास क्या होते हैं, केंद्रीय परमाणु के पास केवल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता। और सेकंड वो बताए थे उन्होंने जिनके पास बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होते हैं। तो चलिए उनकी कंडीशन, ये दोनों टर्म्स हमारे आते हैं। पहला टर्म्स हमारा कहता है केंद्रीय परमाणु के सभी संकृत ऑर्बिटल में साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने पर अणु की आकृति नियमित होती है। तो इसका मतलब क्या है, नॉर्मल सी बात है, बंधों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, अर्थात बॉन्ड विकृत नहीं होगा। चलिए थर्ड टर्म्स कहता है केंद्रीय परमाणु के एक या अधिक संकृत कक्षकों में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने पर अणु की आकृति क्या हो जाती है भैया, विकृत हो जाती है। अब विकृत होगी तो बॉन्ड एंगल कम से कम बताओ बढ़ेगा या घटेगा, भाई घटेगा। तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, बंध कोण घट जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि अब जहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो वहाँ पर मॉलिक्यूल्स में, मैं एक एग्जांपल बता के चलता हूँ क्या आपको, लाइक दिस। जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं NH3 की। ये NH3 क्या है, मेरा एक मॉलिक्यूल्स है, अणु है, और इसमें मैं कहूँ नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p3, ठीक है। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल में कितने हैं, 5। उसके बाद मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 1s1, इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1 हो गया। तो NH3 को देखते हुए मैं इसका संकरण निकालता हूं। देखो बिल्कुल यहाँ पर मैं संकरण जो निकालते चलूंगा बहुत शॉर्ट ट्रिक से निकालूंगा। तो NH3 में नाइट्रोजन के जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं भैया, 5 हैं। 5 प्लस हाइड्रोजन के कितने हैं, 1 है, बट यहाँ हाइड्रोजन के कितने हैं, 3 एटम्स हैं। 3 × 1 कितना हुआ, टोटल 8 हो गया। तो मैंने एक विधि बताई थी आपको कि यदि हमारे टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 है, या फिर 8 से क्या है, कम है, तो 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे हम, 2 चौक 8, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, अब यहाँ पर हमारा कितना आया, 4 आ गया। अब 4 आने का मतलब ये हो जाता है कि sp3 क्या होगा, संकरण होगा। अब संकरण होने पर सिंपल सी बात मुझे यहाँ पर पता चल रहा है कि मेरे पास केवल बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 है। मतलब बंध बनाने के लिए कितने एटम हैं, अगर मेरा नाइट्रोजन सेंट्रल मेटल एटम है, मतलब केंद्रीय परमाणु है, तो केंद्रीय परमाणु पर मेरे पास कितने कक्षक हैं संकृत। अब नॉर्मल सी बात है भैया, मेरे पास 1 2 3 4 मेरे पास संकृत कक्षक हैं। अब जब मेरे पास 4 संकृत कक्षक हैं तो नॉर्मल सी बात मैं कह सकता हूं यहां से, ये क्या है, ये मेरा पहले से उपस्थित इलेक्ट्रॉन किसका है, नाइट्रोजन का लोन पेयर है। बाकी ये किसके हैं भैया, मेरे जो एक्साइटेड स्टेट पर मुझे संकृत ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट करते हैं वही मेरे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मैं जोड़ा बनाना चाहूँ तो जोड़ा भी बना सकता हूँ, क्योंकि हाइड्रोजन जब अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ जोड़ा बन जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, तो मेरे पास कितने, यहाँ से सिंपल सी बात मुझे पता चलती है क्या, 3 तो मेरे क्या है यहाँ पर बॉन्ड पेयर हैं, और 1 मेरा क्या है यहाँ पर लोन पेयर है। ठीक है बेटा, तो 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। नॉर्मल सी बात क्या आ गई, नाइट्रोजन परमाणु, और नाइट्रोजन परमाणु पर क्या है भैया, नाइट्रोजन परमाणु पर हाइड्रोजन 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 और एक 1 मेरा लोन पेयर। ठीक है भाई, ठीक है। अब मैं कॉमन सी बात यहां पर देखता हूं, अगर मैं लोन पेयर को भी काउंटिंग में करूं तो मेरी स्ट्रक्चर मुझे बनती हुई कैसी दिखाई दे रही है, मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है स्ट्रक्चर यहां पर कैसी भैया, टेट्राहाइड्रल, बट होती नहीं है। अब लोन पेयर क्या करता है, हमेशा याद रखेंगे बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। अब लोन पेयर और किसके बीच में भी रिपल्सन होगा भैया, बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्सन होगा। अगर लोन पेयर एक और होता तो लोन पेयर में भी रिपल्सन होता। तो प्रतिकर्षण होने के कारण क्या होता है, पहली बात तो इन बॉन्डों के बीच में जो रिपल्सन है, उस रिपल्सन के कारण हर एक बॉन्ड आपस में क्लोज नहीं आ सकता। उस रिपल्सन के कारण ही क्या हो रहा है, दूरी पर है। ठीक है, जब दूरी पर है तो उसके कारण ही वो आपस में नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन इनके बीच में जो रिपल्सन लग रहा है, ऊपर से भी तो रिपल्सन लग रहा है। अब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो बनने वाला रिपल्सन है, इसकी कंपेयर में क्या है, ये ज़्यादा है, मैक्सिमम है। अगर ये मैक्सिमम है तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को क्या करेगा, थोड़ा झुका देगा।
अब झुकाएगा तो मेरा बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि बॉन्ड एंगल टेट्राहाइड्रल में कितना होता है भैया, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। बट इसका बॉन्ड एंगल लगभग कितना हो जाता है, लगभग मैं मान रहा हूँ 107 डिग्री मान लेता हूँ, ठीक है ना। जबकि पॉइंटों में मिनटों में आता है कुछ, लगभग में कितना मान लिया मैंने, 107 डिग्री मान लिया है। अब वो जो 107 डिग्री हुआ है, या मैं कह सकता हूँ 106.45 डिग्री होता है लगभग, तो 107 डिग्री जो है हमारा मिनट, मतलब 106 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। तो 160 डिग्री जो यहाँ पर आया है, तो मैं नॉर्मल सी बात कह सकता हूँ कि इसके अंदर क्या हुआ है, इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड को क्या कर दिया है, बॉन्ड पेयर को क्या किया है भैया, विकृत किया है। अब विकृत करने के कारण ही क्या हो गया है, बॉन्ड एंगल घट गया है। अब घट गया है तो यहाँ से बात ये क्लियर होती है कि लोन पेयर के बीच लगने वाला जो रिपल्सन है वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्सन से क्या होता है, ज़्यादा होता है। और बॉन्ड पेयर मतलब बॉन्ड पेयर के बीच लगने वाला रिपल्सन क्या होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर से क्या होता है, कम होता है। तो इनके बीच लगने वाले रिपल्सन से ये वाला रिपल्सन क्या है भैया, कम है। तो ये बात तो हमारी यहाँ से क्लियर हो जाती है। चलिए, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ से क्लियर हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी अधिक होती है, अणु की आकृति उतनी ही विकृत होती है। बिल्कुल सही बात कह रहा है, इस बात को भी समझ लेते हैं हम। नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स लेते हैं हम अब जल। क्या लेते हैं भैया, जल। तो जल क्या है, हमारा अगला अणु है। इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास 1s1 और ऑक्सीजन के पास 1s2 2s2 और उसके बाद क्या आता है हमारा 2p4 आ जाएगा। पहले सेल में 2, अगले में कितने आगे 8 नहीं 6 सॉरी 6। तो टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी 6 और H के कितने हैं 2, तो टोटल कितने आ जाएंगे हमारे 8। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है भैया, 4। अब 4 नॉर्मल सी बात हमें क्या बताता है भैया, 4 बताता है इसमें sp3 संकरण होगा। अब अगर इसमें sp3 संकरण है तो मैं कॉमन सी बात यहां से कह सकता हूं, यहां भी संकृत कक्षक कितने होंगे भैया, 4 ही होंगे। अब 4 में नॉर्मल सी बात है 2 तो हाइड्रोजन के लिए और बाकी 2 मेरे पास क्या है, ये मेरे लोन पेयर होंगे और ये मेरे क्या होंगे, यहां से बॉन्ड पेयर होंगे। ठीक है भैया, और संकरण कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, sp3 होगा इसमें भी। चलिए, अब मैं कह सकता हूँ अगर मुझे लगाना है यहाँ पर तो मैं H लगा सकता हूँ, H से मेरी बॉन्डिंग यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ मेरे पास कितने लोन पेयर है भैया, 2 तो लोन पेयर है और 2 ही क्या है मेरे पास, बॉन्ड पेयर है। अब मैं इनकी किसकी बात कर लेता हूं, शेप की। तो ऑक्सीजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु, बाकी मेरे पास क्या बचे भैया, 2 लोन पेयर हो गए। अब मैं यहां से क्या कहूंगा, इसका जो बॉन्ड एंगल है लगभग कितना हो जाएगा, 104 डिग्री के आसपास होगा। ठीक है ना, समथिंग कितना होगा, 104 डिग्री के आसपास होगा। अब यहां रिपल्सन जो है वो किस किस के बीच है भैया, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच है और यहां किस किस के बीच है भैया, बॉन्ड पेयर के बीच है, यहां लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच है। तो नॉर्मल सी बात है, इससे पहला वाला पॉइंट क्या कहता है, वही लोन पेयर के बीच जो रिपल्सन होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होता है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होता है। तो रिपल्सन ज़्यादा होने के कारण क्या होगा भैया, बॉन्ड क्या होंगे, ज़्यादा विकृत होंगे, अर्थात बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। तो सिंपल सी बात, ये वाला टर्म्स हमारा कहता है केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी, अणु की आकृति उतनी ही अधिक विकृत होगी। तो ज़्यादा डेस्ट्रॉयड हुआ है, तो इसकी आकृति अगर मैं मानूं, इसकी तो हमें बताइए पहले भी आपको कैसी होगी, पैरामिडियल होगी। ठीक है ना, कैसी होगी भैया, पैरामिडियल, या मैं कह सकता हूँ पिरामिड होगी। कैसी होगी, पिरामिड होगी। और इसकी जो आकृति होगी या तो मैं बोलूँगा एंगुलर होगी या फिर मैं कह सकता हूँ कैसी होगी, वी शेप या एंगुलर होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट
अगला टर्म्स हमारा क्या कहता है, केंद्रीय परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम होगी बंद कोण उतना ही क्या होता है, कम होगा। बिल्कुल सिंपल। अगर मैं फैमिली की बात करूं नाइट्रोजन परिवार की, नाइट्रोजन, फास्फेरिक, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात ये आ जाती है यहाँ पर कि जो नाइट्रोजन परमाणु से नीचे की तरफ मैं चलता हूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरी क्या होती है, नीचे चलने पर क्या होती है भैया, डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज होती है। अगर डिक्रीज हो रही है तो सिंपल सी बात मैं कह सकता हूँ कि नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों के परमाणु की जो नाइट्रोजन फास्फोरस के दोनों के जो अणु होंगे NH3 और PS3, इन दोनों की अणुओं की जो शेप होगी उसके अंदर जो बॉन्ड एंगल आएगा वो डिफरेंट होगा। बिल्कुल सही बात है। देखो इसमें लगभग 106 डिग्री 45 मिनट है, इसमें कितना है 93 डिग्री 20 मिनट है, और इसमें कितना है भैया 91 डिग्री 50 मिनट है। ठीक है, तो मैं कुल मिला के यहाँ से कह सकता हूँ कि केंद्रीय परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम होती जाएगी उतना ही क्या होगा भैया, बॉन्ड एंगल उतना ही क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। किसमें, मॉलिक्यूल में। बट याद रखना उसके अंदर परमाणु की संख्या सब में सेम हो। देखो यहाँ पर NH3 में H के 3 है, PS3 में H के 3 है, ASH3 में भी H के 3 है। अब ये मैंने कुछ स्ट्रक्चर तुम्हें विस्पर थ्योरी के आधार पर बताई, कुछ और भी हम चर्चा करेंगे अभी, बट उससे पहले जान लेते हैं कुछ सीमाएं। ठीक है भाई, क्या जान लेते हैं, कुछ सीमाएं। अब सीमाएं क्या हैं उनको ही हमें समझ के चलना है। यह सिद्धांत सहसंयोजक यौगिकों पर ही लागू होता है, आयनिक यौगिकों पर लागू नहीं होता। दूसरा, उपसंयोजक यौगिकों की आकृति को स्पष्ट नहीं करता। और तीसरा कहता है NH3 PS3 के बंद कोण की भिन्नता को भी क्या नहीं करता है ये भैया, स्पष्ट नहीं करता है, या उसको भिन्नता की व्याख्या नहीं करता। ठीक है भाई, तो नॉर्मल सी बात हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, ये क्या होती है, इसकी कुछ सीमाएं होती हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल और समझते हैं किसके भैया, विस्पर थ्योरी के। एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे हम किसका भैया, PCl5 का। ठीक है, PCl5 के बीच में संकरण निकालना मैंने पहले भी आपको बताया है। तो PCl5 में फास्फोरस एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, तो 3p कितना आएगा भैया, 3 आएगा। पहले सेल में 2, 8 और कितना आया 5। Cl कितना होता है भाई, 17 होता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p कितना आएगा भैया 5। पहले सेल में 2, 8 और 7। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात क्या है, फास्फोरस के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, और क्लोरीन के में कितने हैं 7। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन टोटल हमारे कितने हो गए, 5p के प्लस Cl के कितने हैं 5 एटम है, तो 5 इंटू 5 ये है, एक के में 7 आते हैं ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 5 के कितने हो गए, 5 में 7 की गुना कर लेंगे, तो टोटल कितने आ गए हमारे भैया 40 आ गए, क्योंकि 5 7 35 और 5 40। चलिए अब मैंने रूल बता रखा था कि यदि वैलेंसी सेल के टोटल इलेक्ट्रॉन 8 से अधिक हो तो कितने से डिवाइड करेंगे भैया, 8 से ही डिवाइड करेंगे, 8 पंजे 40। तो नॉर्मल सी बात है कितना आ गया हमारा 5। अब 5 से मुझे पता चल जाता है यहाँ से कि मेरे 5 संकृत ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 5, और 5 संकृत ऑर्बिटल से मुझे पता चल जाता है कि मेरा संकरण क्या होगा भैया, sp3d। ठीक है ना, क्या होगा भैया sp3d। बट यहाँ से डिपेंड करता है, सबसे मेन चीज़ ये, क्या मुझे पता लगाना है कि मेरे जो ऑर्बिटल है यहाँ पर संकृत ऑर्बिटल मेरे कितने हैं, 5 हैं। कितने हैं भैया, नॉर्मल सी बात है मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 5 है, और जिससे मुझे पता चल रहा है मेरा sp3d संकरण है। क्या यहाँ पर कोई लोन पेयर है या टोटल बॉन्ड पेयर ही है मेरे, तो वो मुझे मॉलिक्यूल से ही देखना पड़ेगा। फास्फोरस मेरा केंद्रीय परमाणु हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, मेरा केंद्रीय परमाणु हो जाएगा ये। अब ये जो मेरा केंद्रीय परमाणु हुआ है
तो इससे जुड़ने वाला कौन है, Cl है। और Cl के कितने एटम है मेरे पास, 5 है। तो 5 है तो नॉर्मल सी बात मुझे पता चल जाती है मेरे पास संकरित ऑर्बिटल भी कितने हैं, 5 है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि यहाँ पर कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है भैया। 5 ही मेरे पास क्या है, संकरित ऑर्बिटल है, और 5 ही मेरे पास क्या है, यहाँ पर परमाणु है जो केंद्रीय परमाणु से जुड़े हैं। नॉर्मल सी बात है। तो मेरी शेप कैसी आनी चाहिए, संकरण sp3d बताता है कैसी होगी भैया, त्रिकोणीय द्विपिरामिड होगी। कैसी होगी, ट्राइंगुलर बाइपिरामिड, त्रिकोणीय द्विपिरामिड होगी। बट होगी कैसी, मतलब सॉरी बनेगी कैसे, तो शेप को बनाना है। बनाने के लिए आप लोगों को पता है कि किस प्रकार से बनती है। अभी कल मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा था, अभी मैंने पीछे पढ़ाया था बेंट रूल्स। क्या पढ़ाया था भैया, बेंट रूल्स पढ़ाया था। तो वहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई थी त्रिकोणीय द्विपिरामिड की, जिसमें मैंने बताया था कि वहाँ पर जो क्या नाम जी के कोण होते हैं, सॉरी बॉन्ड्स होते हैं, तो 2 तो अक्षीय स्थिति पर होते हैं और 3 कहाँ होते हैं भैया मेरे, समबाहु स्थिति पर होते हैं। कुछ कंडीशन वही है, P फास्फोरस हो गया, बट Cl और Cl, ठीक है भाई। तो ये हो गया। और आगे हमारा कौन आया, नेक्स्ट Cl। लेकिन यहाँ पर तो हम नॉर्मल सी बात बता रहे हैं, Cl और Cl, ठीक है भाई। चलिए ये इसकी शेप हो जाती है त्रिकोणीय द्विपिरामिड की, ठीक है ना। इस प्रकार से चलते हैं नेक्स्ट आगे। PCl5 के बाद इसी प्रकार से हमारा SF6 होता है, उसकी भी आप शेप बना सकते हैं। उसमें भी हाइब्रिडाइजेशन हमने पहले बता रखा है, भाग विधि से ही निकालना है, इसी तरीके से निकालना है आपको, ठीक है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरना चाहें तो आप फिल कर सकते हैं इस तरह से। जोड़ा जब बनेगा जब साथ में कौन दे रहा होगा, अन्य परमाणु दे रहा होगा, ठीक है ना। ये सिंगल भी आप दिखा सकते हैं, बस हमें संकरित ऑर्बिटल का पता होना चाहिए यहाँ से, हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से हैं। चलिए नेक्स्ट जानते हैं अब हम किस में भैया, SF4 में। किस में जान लेते हैं, SF4 में संकरण कौन सा होगा। चलिए सल्फर 16 इसका परमाणु क्रमांक होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। पहले सेल में 2, फिर 8, फिर 6। चलिए F9 इसका परमाणु क्रमांक, 1s2 2s2 2p कितना आना चाहिए भैया, 4 3 5। पहले सेल में 2 और दूसरे में 7। तो चलिए भाई इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग किस में, SF4 में देख रहे हैं। तो SF4 में S के जो टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने आए हैं भैया, 6 आए हैं। तो 6 प्लस F फ्लोरीन के कितने हैं, 4 हैं। तो 4 इंटू कितना जाएगा आगे, 7। तो हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आए भैया, 6 प्लस 28, टोटल आ गए हमारे 94, नहीं सॉरी 8 से 14, 1 2 और 1 3, 34, ठीक है। अब मैंने 34 को डिवाइड करना है कितने से भैया, 8 से। 8 चौक 32 हो, तो 2 मेरा क्या बच रहा है, शेष बच रहा है। तो रिमाइंडर बचना है, इसका मतलब मैं इसे पुनः 2 से भाग दूंगा तो मेरा कैंसिल होने के बाद 1 आ गया। तो मेरे जितने भागफल होते हैं उन सबको मैं ऐड कर लेता हूँ। तो टोटल भागफल मेरा कितना आ गया भैया, 5 आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया। अब 5 मेरा भागफल आया है, तो नॉर्मल सी बात मैं कह सकता हूँ यहाँ पर संकृत कक्षक कितने होंगे भैया, 5 ही होंगे। और 5 संकृत कक्षक पर मेरा हाइब्रिडाइजेशन कितना आता है भैया, कितना आता है भैया, 5 पर मेरा sp3d2 आता है या sp3d आता है, sp3d आता है, ठीक है भाई। चलिए अगर sp3d मेरा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो मुझे ये अंदाज़ा लगाना होगा क्या मेरे टोटल यहाँ बॉन्ड पेयर है।
सल्फर के साथ जो केंद्रीय परमाणु है उसके साथ कितने परमाणु जुड़े हैं फ्लोरीन के? 4। अब 4 परमाणु हैं तो नॉर्मल सी बात मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 4 कक्षक तो मेरे कैसे हैं भैया? बॉन्ड पेयर, सॉरी 4 तो मेरे बॉन्ड पेयर हैं और एक मेरा क्या है? लोन पेयर है। तो लोन पेयर मेरा ये हो गया और बाकी ये क्या हो गए? मेरे बॉन्ड पेयर हो गए। अब बॉन्ड पेयर में जोड़ा बनाना चाहें तो बना सकते हैं, मैंने कहा ना, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि लोन पेयर है तो इसका मतलब भैया शेप जो होगी भैया विकृत जरूर होगी। अगर विकृत होगी तो कैसी होगी, चलो उसे समझ लेते हैं। तो SF4 की जो शेप आएगी हमारी वो कुछ इस प्रकार से आएगी। सल्फर टेट्राहाइड्रल, मतलब अगर मैं ध्यान दो, अगर मैं इस शेप की बात करता हूँ तो मेरी शेप होनी चाहिए संकरण के आधार पर तो बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए जैसे कि मेरी अभी मैंने यहाँ पर देखी थी, ठीक है। और ये थोड़ा सा इस तरह से और ये F ऐसे मान लेता हूँ। चलो तो कैसी होनी चाहिए भैया? त्रिकोणीय द्विपिरामिड, मतलब कुछ इस तरह की होनी चाहिए। बट इस लोन पेयर के कारण क्या हो जाती है? डेस्ट्रॉयड हो जाती है। और डेस्ट्रॉयड होने मतलब विकृत हो जाती है। विकृत का मतलब ये बंद झुक जाते हैं। तो मैं नॉर्मल सी बात क्या कहूँगा, इसकी जो शेप होगी, रियल शेप जो होगी, अब वो रियल शेप दिखाते हैं हम कौन सी होगी? डेस्ट्रॉयड, मतलब विकृत चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय होगी। और विकृत चतुष्फलकीय का मतलब हो गया सल्फर, फ्लोरीन, फ्लोरीन और नॉर्मल सी बात है फ्लोरीन, ये लोन पेयर, फ्लोरीन, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ नॉर्मल सी बात क्या है कि इसमें जो फ्लोरीन परमाणु हैं, 2 फ्लोरीन परमाणु, बेंट रूल्स हमने जाना है क्या भैया? जो मेरा बेंट रूल्स है उसी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो मेरे ये दोनों फ्लोरीन मैंने कहाँ मान सकता हूँ? दोनों को अक्षीय स्थिति पर मान सकता हूँ। और बाकी एक लोन पेयर और 2 जो मेरे फ्लोरीन परमाणु हैं ये दोनों मेरे किस पर हैं भैया? संभाव्य स्थिति पर। तो यहाँ पर भैया बेंट रूल्स भी क्या करता है? काम करता है। तो बेंट रूल्स आपने भी पढ़ा है पीछे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम जान लेते हैं किसके बारे में बेटे? ClF3 के बारे में। तो जो ClF3 है उसमें नॉर्मल सी बात क्या है? क्लोरीन के आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे भैया? 7 होंगे। फ्लोरीन के में कितने होंगे? 7 ही होंगे। तो टोटल हमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को काउंट करना होगा, कितने आएंगे भैया? 7 प्लस, तो टोटल कितने आ गए हमारे? 28 आ गए, ठीक है भैया। क्योंकि एक के फ्लोरीन के कितने होते हैं? 7, तो 3 के कितने हो गए? 7 या 21, और Cl के टोटल कितने हो गए? 28 हो गए। अब 28 को मुझे डिवाइड करना है कितने से भैया? 8 से। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 8 तिया कितने हो गए? 24 हो गए। 8 में से 4 गए, कितने बचे? 4, तो 4 को मुझे फिर पुनः डिवाइड करना होगा, तो 2 दूनी 4, तो कैंसिल, 3 2 5, तो टोटल मेरे कितने आ गए भैया? 5 आ गए। तो मैं यहाँ से कहूँगा कि नॉर्मल सी बात है मेरे पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं? इसके भी मेरे पास 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। और 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल से मुझे पता चल जाता है यहाँ पर कौन सा संकरण होगा भैया? sp3d संकरण होगा। कौन सा होगा भैया? sp3d संकरण होगा। बट मुझे ध्यान देना है यहाँ पर मेरे पास लोन पेयर कितने हैं? मेरे पास फ्लोरीन के 3 एटम हैं, Cl मेरा सेंट्रल एटम है, केंद्रीय परमाणु है। तो 3 तो मेरे ये हो गए बॉन्डिंग के, बाकी क्या हुए मेरे पास? ये लोन पेयर हुए, ठीक है बेटा। तो नॉर्मल सी बात क्या है कि यहाँ से मैं कह सकता हूँ इसमें 2 तो हैं हमारे पास यहाँ पर लोन पेयर, और बाकी 3 क्या है यहाँ पर? बॉन्ड पेयर।
ठीक है, चलो ये पॉइंट तो यहाँ से क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट हम जान लेते हैं क्या, किसकी शेप कैसी होगी। बेटे शेप तो नॉर्मल सी बात है, अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आया है तो नॉर्मल बात ध्यान रखना, डेस्ट्रॉयड होगी। अगर तीन बॉन्ड पेयर हैं और दो क्या है, लोन पेयर है, तो नॉर्मल सी बात है, ध्यान देना, दो लोन पेयर पे क्या होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा। अब रिपल्सन ज़्यादा होने के कारण तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से, ये तुम्हें ध्यान रखना होगा, इसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, टी शेप होगा। ये कैसा होगा, ये मॉलिक्यूल टी शेप होगा। क्यों, वो समझ के चलेंगे। हमारे पास सेंट्रल एटम क्या है, हमारा Cl है। और Cl में F F F और ये, ठीक है, तो नॉर्मल सी बात मैं कह सकता हूं, तो यहां पर ये लोन पेयर हो गए। ठीक है भैया, तो लोन पेयर होने के बाद इन्हें छोड़ दो, लोन पेयर के बाद ये टी बनता दिखाई दे रहा है ना, तो नॉर्मल सी बात है, तो यहाँ पर कैसी शेप होगी इसकी भैया, टी शेप होगी। अगर मैं यहाँ पर बेंट रूल लागू करूँ, तो बेंट रूल लागू करने पर नॉर्मल सी बात क्या है कि दोनों फ्लोरीन तो कहाँ पर है, ये अक्षय स्थिति पर है। दो लोन पेयर एक और फ्लोरीन परमाणु किस पर है भैया, समभाव स्थिति पर है। ठीक है ना, किस पर है, समभाव स्थिति पर। चलिए ये संकरण हमारा यहाँ से क्लियर हुआ, शेप के बारे में हमें पता चल गया। कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं विस्पर थ्योरी के ही आधार पर। तो भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ClF2 पर 1 नेगेटिव। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक लॉजिक छोटा सा ये आया है कि इस पर नेगेटिव चार्ज आया, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात, जो मैं ट्रिक बता के चलूँगा उसी के अकॉर्डिंग चलना है आपको। तो Cl जो है हमारा, इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हमें देखने हैं, फ्लोरीन में हमें देखने हैं। ठीक है, वही, ठीक है ना, मैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। ठीक है ना, 2 7 और इसमें जो आएगा हमारा 7 आएगा, तो इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, दोनों के 7 ही हैं। तो टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, एक बात ध्यान रखेंगे, अगर कहीं किसी मॉलिक्यूल पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो नेगेटिव चार्ज आता है तो टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जब मॉलिक्यूल के हम निकाल रहे होंगे, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उतना ही जितना चार्ज है उतना ऐड कर लेंगे, और अगर पॉजिटिव है तो क्या कर देंगे भैया, घटा देंगे। तो चलिए भाई, Cl और F में अगर मैं ध्यान दूं तो टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7 Cl के हो गए और 2 फ्लोरीन है, तो 2 × 7 और प्लस कितना, 1 नेगेटिव चार्ज क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं कितना भैया, 2 7 14 1 15 7 22 हो गए। अब हमें ध्यान देना है कि 22 आने पर कितने से डिवाइड करना होगा, 8 से। तो 8 8 दूनी 16, कितना गया भैया, 6 बचा हमारा। 6 को पुनः डिवाइड करना है, 2 तिया 6, चलिए 3 2 5, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से मेरा भागफल कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। और 5 से हम क्लियर हो जाता है कि जो मेरे संकृत ऑर्बिटल जो होंगे या हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होंगे वो कितने होंगे भैया, 5 ही होंगे। कितने होंगे, 5। तो 5 पर मुझे पता चल जाता है मेरा संकरण कौन सा होगा, sp3d होगा। लेकिन सिंपल सी बात क्या है, मेरे पास केवल बॉन्ड बनाने के कितने परमाणु हैं, 2 ही हैं। अगर 2 हैं तो बाकी क्या है, 3 लोन पेयर है मेरे पास। बाकी कितने लोन पेयर है मेरे पास, 3 लोन पेयर का मतलब है पहले से उपस्थित इलेक्ट्रॉन, और बाकी 2 मेरे क्या हैं, बॉन्ड पेयर। तो मैं बॉन्ड पेयर को रिक्त छोड़कर चलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ इसमें 3 तो क्या है, लोन पेयर हैं, ठीक है ना, और 2 क्या है हमारे, बॉन्ड पेयर हैं। बट इसकी शेप क्या होगी, वही हमें समझ कर चलना है। तो सेंट्रल हमारा कौन हो गया, Cl हो गया, फ्लोरीन हमारा 1 और फ्लोरीन हमारा 2। बट अब क्या बचा भैया, शेष बचे हमारे लोन पेयर। तो लोन पेयर तो हमें किस पर दिखाने पड़ेंगे, समबाहु स्थिति पर दिखाने पड़ेंगे। अगर मैं इनको अक्षीय स्थिति में मान लेता हूँ तो नॉर्मल सी बात है, समबाहु स्थिति पर क्या जाएंगे मेरे, लोन पेयर जाएंगे। अब लोन पेयर जाएंगे तो नॉर्मल सी बात है, मैं यहाँ से कह सकता हूँ, अब मैं इनकी तो काउंटिंग करूँगा नहीं भाई, ठीक है ना। शेप में मुझे ध्यान देना है केवल बॉन्ड पेयर से, लोन पेयर मुझे देखना नहीं है।
तो अब मैं कह सकता हूँ यहाँ से मेरी की सेफ कैसी होगी भैया, लीनियर मतलब रेखीय ही होगी। कैसी होगी भैया, रेखीय ही होगी, ठीक है ना। किसके कारण भैया, विकृत होने के कारण, ठीक है। चलिए, तो विकृत होने के कारण इसकी सेफ कैसी है, लीनियर, आई मीन रेखीय। ये भी बात समझ में आ गई। और बेंट रूल के अकॉर्डिंग दोनों फ्लोरीन परमाणु कहाँ हैं भैया, अक्षीय स्थिति पर हैं, और तीनों लोन पेयर किस पर है, संभाव्य स्थिति पर है। चलिए, अब तो बेंट रूल सही से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम लोग। H3 पॉजिटिव O, ठीक है भाई, H3 पॉजिटिव O में, अच्छा सेम इसी की तरह का एग्जाम्पल आप खुद करके देखेंगे। एक एग्जाम्पल इस तरह का है I3 नेगेटिव, बिल्कुल सिंपल। I सेंट्रल एटम होगा, ठीक है ना। फ्लोरीन जैसे इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7 है, I के भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7 होंगे। चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं किसके बारे में भैया, H3 पॉजिटिव O। इसमें हाइड्रोजन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 ही होगा और ऑक्सीजन का 6 होगा। तो टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे हमारे पास, 3 × 1 प्लस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इनके 6। बट मैंने कहा था कि जितना चार्ज आ रहा है अगर प्लस है तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में से टोटल में से क्या करेंगे भैया, एक घटाएंगे, -1। 3 × 3 6, 9 - 1 बराबर कितना आ गया, 8। 8 है तो मैं इसे 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास 4 भागफल आया है। तो 4 से मुझे पता चल जाता है कि मेरे पास जो संकरित ऑर्बिटल हैं या कक्षक हैं वो कितने हैं, 4 हैं। और 4 से मुझे पता चल जाता है sp3 मेरा संकरण है, मगर बॉन्डिंग के लिए तो 3 ही है, तो मेरा एक क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं सेप। सेप कैसी होगी भैया, ऑक्सीजन मेरा सेंट्रल हो गया। अब ऑक्सीजन मेरा सेंट्रल हो गया, एक हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु, एक शेष क्या है भैया, मेरा लोन पेयर है। अगर लोन पेयर है तो सेप मेरी क्या रहेगी भैया, विकृत ही रहेगी। और विकृत रहेगी तो विकृत कैसी होगी, अब पैरामिड हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो मैं कह सकता हूँ कैसी है भैया, पैरामिड है। कैसी है भैया, पिरामिड। चलिए ये पॉइंट हमारा यहाँ से क्लियर हो जाता है। चले भाई, तो इस प्रकार से मैंने, हाँ प्लस चार्ज जो है वो हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको कुछ शेप के बारे में बताया है, ठीक है। मैं आपको एक चार्ट दे दूंगा, उस चार्ट में आपको प्रत्येक के मॉलिक्यूल्स के शेप भी लिखी मिलेगी, बॉन्ड एंगल भी लिखे मिलेंगे, ठीक है ना। चलो ध्यान दे लेंगे, आगे चलते हैं नेक्स्ट।